हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक नैन मां शारदे पावटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए जो 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी बेस्ड एमसीक्यू सीरीज लेके आए हुए हैं। आज उसमें हम चैप्टर 12 ओल्ड सिलेबस के बेस पे यदि हम बात करें, ओल्ड सिलेबस में चैप्टर 12 रहेगा और न्यू सिलेबस के बेस पे बात करें तो चैप्टर 10th रहेगा, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। उसमें हम आज पार्ट फर्स्ट या फिर क्लास फर्स्ट है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इस चैप्टर का कुछ बेसिक्स है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 1 to 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका सिंपली एक ओवरव्यू है वो समझ लेते हैं, क्या कुछ जो आपको इस चैप्टर में रखना है, कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसमें आपको मेनली एप्लीकेशंस में मिलता है, एक तो क्रॉप से रिलेटेड या फिर हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बायोटेक्नोलॉजी की, जिसके अंदर हम कुछ जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है वो पढ़ते हैं। इसके अलावा अंदर आपको पढ़ने को मिलता है जैसे मेनली बीटी कॉटन से रिलेटेड बैसिलस थोरेसिस जीन है हम यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइडल फंक्शन रखता है जो। इसके अलावा आरएनए साइलेंसिंग है, ये कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर पढ़ा जाता है, किस तरीके से टोबैको प्लांट है वो फंगल इन्फेक्शन से अपने आप को बचाता है। इसके अलावा मेडिसिनल इंपॉर्टेंस या मेडिसिन में क्या कुछ हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन यूज करते हैं, उसमें हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है वो यूज करते हैं। और इसमें एली लिली कंपनी है वो किस तरीके से उसने सबसे पहले जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है वो प्रिपेयर किया था, और इंसुलिन की स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है वो भी इसमें पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा जीन थेरेपी है उसमें कैसे एप्लीकेशन है वो यूज की जाती है। इसके अलावा मोलिकुलर डायग्नोसिस, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन है बन सकता है, किस तरीके से एलाइजा वगैरह टेस्ट है वो काम करते हैं, या फिर HIV एड्स वगैरह है उनकी डिटेक्शन कैसे पता की जाती है जब वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उनके पैथोजेंस। इसके अलावा यदि हम बात करें इसके अंदर और मिलता है आपको ट्रांसजेनिक एनिमल्स किस तरीके से प्रोड्यूस किए जाते हैं और क्यों प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है, जैसे कुछ केमिकल टेस्टिंग है, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग है वो यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ हमको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है वो बनाने होते हैं, तो एप्लीकेशन से भी आपको कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है मिल सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में एक टॉपिक रहता है बायोपायरेसी से रिलेटेड, बायोपायरेसी की जो भी हमारा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट वगैरह बनाए जाते हैं उनके पेटेंट से रिलेटेड क्या कुछ रूल्स हैं और किस तरीके से हम डिफरेंट प्रोडक्ट है उनको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ बेसिक सा चैप्टर है, ये ज़्यादा डिटेल में नहीं है, फिर भी इसके कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन से क्वेश्चन बन सकता है, बीटी कॉटन बीटी कॉर्न इस टाइप के बैसिलस थ्रेंजिसिस है वो किस तरीके से इंसेक्ट को किल करता है, इंसेक्ट के लार्वा को, और कैसे कैसे प्लांट है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये आपके माइंड में रहना चाहिए इन क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंजप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद विटामिन ए। इस टाइप का क्वेश्चन है, हालांकि हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि जो एक विटामिन होता है विटामिन ए, ये किसके लिए, इसकी डेफिशिएंसी यदि हो जाती है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस है वो होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। और ये विटामिन ए को हमने आज इंट्रोड्यूस कर लिया है एक स्पेशल क्रॉप के अंदर, और वो क्रॉप क्या है, हमारी गोल्डन राइस है। तो गोल्डन राइस को जेनेटिकली प्रोड्यूस किया हुआ है, इसके अंदर विटामिन ए का जो जीन है ना वो इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके अंदर वैसे तो राइस में विटामिन वगैरह नहीं होते, लेकिन इसमें विटामिन ए को इंट्रोड्यूस किया है तो गोल्डन कलर, येलोइश कलर आ जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। फ्लेवर सेवर टोमेटो है, ये एक प्रकार का फंगल रेजिस्टेंट वैरायटी है, फंजाई से अपने आप को बचाता है। इसके अलावा मतलब खुद की इन्फेक्शन इसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है फंगस का। इसके अलावा ऐसे ही कैनोला है, ये एक प्रकार की मस्टर्ड से रिलेटेड वैरायटी तैयार की हुई है। बीटी ब्रिंजल, तो ये क्या है, बीटी कॉटन पढ़ते हैं जैसे बीटी ब्रिंजल है, इसके अंदर एक प्रकार का ये मान सकते हैं हम इंसेक्ट को किल करने वाला एक टॉक्सिन प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे बैसिलस थोरेंजिसिस नाम का बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। सेम कॉन्सेप्ट है बीटी कॉटन जैसा ही। तो यहाँ पे विटामिन ए से रिलेटेड हमारा गोल्डन राइस है वो जरूर याद रखो,
इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। बैसिलस थुरिनजेनेसिस बीटी स्ट्रेन्स हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइन नोवल, नोवल मतलब न्यू, किस टाइप की चीज़ों को मतलब यूज करने के लिए या फिर किस कॉन्सेप्ट में हम बीटी कॉटन या फिर बीटी बैक्टीरिया है वो यूज करते हैं। तो बीटी का रोल क्या रहता है, मेनली एक प्रकार का इसके अंदर जीन होता है और ये जीन एक टॉक्सिक या टॉक्सिन रिलीज करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है और ये टॉक्सिन एल्कलाइन मीडियम में जब जाता है, एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम में जब जाता है तो वहाँ पे ये एक्टिव हो जाता है। वैसे तो ये क्या है, प्रोटॉक्सिन होता है, एक्टिव नहीं होता। उसके बाद जैसे इसको एल्कलाइन पीएच मिल जाती है तो ये एक्टिव हो जाता है और जब कोई भी इंसेक्ट इसको खाता है, इस बैक्टीरिया को या फिर इस जीन को उसकी बॉडी के अंदर या फिर इस टॉक्सिन को रिलीज खाता है, तो उसकी जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन के अंदर हम पढ़ते हैं ना ये पूरा कॉन्सेप्ट, तो इंटेस्टाइन के अंदर जो उसकी एपिथेलियल लेयर होती है उसके अंदर पोर क्रिएट हो जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं और स्वेलिंग की वजह से वो इंसेक्ट है वो किल हो जाता है। तो वैसे तो इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज करते हैं हम, और जाहिर सी बात है यहाँ पे इंसेक्टिसाइडल, साइडल मतलब किल करने के लिए, तो बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स में यूज किया जाता है इसको। बायो फर्टिलाइजर में तो एक अलग टाइप के हमने पढ़ा था, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहाँ पे अलग अलग होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वगैरह, नाइट्रोजन फिक्सिंग या फिर इसके अलावा कुछ फॉस्फोरस ऐड करने वाले काफ़ी सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं। तो ये इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स के अंदर यूज करते हैं बैसिलस थुरिनजेनेसिस को। बीटी टॉक्सिन किल द लार्वा, ये अभी डिस्कस किया है और आप इसका आंसर भी बता सकते हो पढ़ने के बाद। बाय बाइंडिंग ऑफ एक्टिवेटेड टॉक्सिन, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि एक्टिवेट हो जाता है कहाँ पे, मिडगट ऑफ एपिथेलियल सेल्स। और मिडगट में क्यों, क्योंकि वहाँ पे एल्कलाइन पीएच में ही एक्टिव होता है ये। और एक क्वेश्चन ये भी होता है कि ये टॉक्सिन है तो जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है या फिर जिस प्लांट में इसका प्रोडक्शन होता है तो उसको क्यों नहीं किल कर पाता, क्योंकि ये क्या है, पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में, और इसको एक्टिव फॉर्म में आने के लिए एल्कलाइन पीएच की जरूरत होती है और ये इसको मिडगट के अंदर ही मिलती है। और जैसे ही मिडगट में ये पीएच एल्कलाइन होगी तो ये एक्टिव होके क्या करता है, क्रिएटिंग द पोर्स, छिद्र बना देता है एपिथेलियल के अंदर, और वहाँ से स्वेलिंग होगी और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा लेयर का, और इन्फेक्शन होने की वजह से जो हमारा लार्वा है इंसेक्ट का वो किल हो जाता है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लार्वल सेल ऐसा कुछ है नहीं है इसमें, इसके अलावा सेंट्रल डोगमा को कोई इफेक्ट नहीं करता, प्रोटीन सिंथेसिस को भी नहीं रोकता, मेन है इसका इफेक्ट, ए ही हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राई प्रोटीन, क्राई प्रोटीन किससे बनता है, क्राई जीन से, और ये क्राई जीन है ये कहाँ से हम निकालते हैं, मेनली बैसिलस थुरिनजेनेसिस से। इसके अंदर काफ़ी जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं और पार्टिकुलर इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज किया जाता है क्राइजीन A1 या फिर 1A2AC, कुछ ऐसे टाइप के आपके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं जो कि बीटी के अंदर ही हम पढ़ते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीन्स होते हैं, तो ये किससे हम निकालते हैं, बैसिलस थुरिनजेनेसिस से ही ऑब्टेन किए जाते हैं। फिर इन जीन्स को हम जिस भी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करेंगे प्लांट्स के अंदर, तो वहाँ पे जो भी प्रोटीन बनाएंगे उनको क्राई प्रोटीन है वो बोला जाता है। और वो क्या करते हैं, कोरोन बोरोर वगैरह है, कोरोन के अंदर जो छिद्र बनाने वाले हैं, होल क्रिएट करने वाले जो इंसेक्ट वगैरह लार्वा वगैरह है, उनको किल करने के लिए यूज किया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, आपको पता है एमसीक्यू के अंदर, और वो किस कॉन्सेप्ट से हैं वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। जैसे क्राइजीन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन, क्राइजीन को हमने किस किस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, लेते तो हम बीटी से हैं, बैसिलस थुरिनजेनेसिस से, तो बीटी कॉटन भी है, बीटी कोरन भी है, राइस के अंदर भी, पोटैटो एंड सोयाबीन के अंदर भी। और वो बात अलग है कि हम ज़्यादातर इनको पढ़ते हैं तो कई बारी इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके अंदर भी होता है, नहीं, अपनी बुक के अंदर एग्जाम्पल्स के अंदर ये सारे ही नाम आपको मिल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है ऑल ऑफ द अबो में जो क्राइजीन्स हैं आज हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, जिससे कि काफ़ी सारे जो लार्वा वगैरह हैं वो अभी हमारी फसलों को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि उनके अंदर हमने पहले से उनको रेजिस्टेंट बना दिया है क्राइजीन इंट्रोड्यूस करवा के। तो बीटी टॉक्सिन इज हार्मफुल टू द इंसेक्ट लाइक, तो बीटी कॉटन से ज़्यादा क्वेश्चन देख सकते हो आप बने हुए हैं और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये। तो किस किस टाइप के इंसेक्ट को किल करता है, यहाँ पे लेपिडोप्टेरन, सिलियोटेरन और डायप्टेरन, ये भी एग्जाम्पल में दिए हुए हैं किन किन टाइप के इंसेक्ट को किल कर सकता है। तो ऑल ऑफ द वो ही आंसर आएगा। बीटल्स को, टोबैको बर्ड वॉर्म्स वगैरह, आर्मी वॉर्म्स और फ्लाइज एंड मॉस्किटोज को भी किल कर सकता है। इनकी क्लास वगैरह है ना, जो इनके ऑर्डर वगैरह वो याद रख लेना कौन से किस में आते हैं। तो ये सारे इंसेक्ट की ही कैटेगरीज हैं।
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्ट है ना उनको ग्रुपाइज किया हुआ है और सबको किल कर सकता है ये। उसके बाद आ गया आपका आरएनए से क्वेश्चन, आरएनए इंटरफेरेंस इसको बोला जाता है। टेक्निक हैज बीन एडवाइज टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम द नीमेटोड्स। नीमेटोड्स क्या होते हैं? ये राउंड वॉर्म्स होते हैं। राउंड वॉर्म्स को टोबैको प्लांट्स अपने आप को बचाने, ये राउंड वॉर्म से क्या करता है, एक प्रकार का ये टेक्निक यूज करता है। इसके अंदर क्या है, जैसे कि जो हमारा नीमेटोड है, नीमेटोड्स एक प्रकार का क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, एमआरएनए है वो इंट्रोड्यूस करते हैं और इस एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनाते हैं और ये प्रोटीन क्या करता है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल न्यूट्रिशन वगैरह है वो बनवाता है और हमारे जो नीमेटोड्स हैं इनके रहने के लिए है ज़्यादा से ज़्यादा बनवाता है प्लांट के अंदर, ताकि मतलब प्लांट है ना इसको ख़त्म ना कर सके। तो कुछ इस टाइप के लिए वो एमआरएनए है उसको छोड़ता है प्लांट के अंदर, और इसी एमआरएनए को या इसी आरएनए को फिर साइलेंस करने के लिए एक टेक्निक है वो हम इंट्रोड्यूस की हुई है टोबैको प्लांट्स के अंदर। टोबैको प्लांट क्या करता है, फिर एक आरएनए बनाता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जैसे बनाएगा तो एमआरएनए के साथ मिलके इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड, हम बोल सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो प्रोड्यूस कर दिया जाता है। अब जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया ना तो उसके अंदर ट्रांसलेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए हमको सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए चाहिएगा तभी प्रोटीन बनेगा। तो डबल स्ट्रैंडेड, जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता है तो वो आगे ट्रांसलेशन कर नहीं सकता, इसी को बोलते हैं हम जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग, और जीन साइलेंसिंग किस तरीके से प्रोड्यूस की होती है ये हम देख सकते हैं। एमआरएनए है ना वो सिंथेसिस किया जाता है टोबैको प्लांट के द्वारा और वो एमआरएनए के साथ मिलके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसकी वजह से जो आगे वो प्रोटीन वगैरह प्रोड्यूस नहीं कर सकता और जिससे कि सेल वगैरह है वो निमेटोड के बेस के दिए हुए कमांड के हिसाब से काम नहीं कर पाएगी। फिर इसी को हम जीन साइलेंसिंग भी बोलते हैं, या फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं जीन का एक्सप्रेशन नहीं करने देगा। जो ये टेक्निक है ना आरएनएआई, ये एक प्रकार का सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में यूज किया जाता है यूकैरियोटिक सेल के द्वारा, कि बाहर से कोई भी टाइप का एमआरएनए आएगा ना वो अपना ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, उसको रोकने के लिए एक प्रकार से टेक्निक यूज की जाती है। ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। टोबैको प्लांट्स रेजिस्टेंस टू निमेटोड हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोड्यूस्ड। एक हम क्या करते हैं, डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, जो क्या करता है जिस टाइप का जो हमारा निमेटोड एमआरएनए भेज रहा था ना हमारी सेल्स के अंदर प्लांट्स की सेल में तो उसका ही एक कॉम्प्लीमेंट्री है, उसको उसी का कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनाने का डीएनए हम प्लांट को के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो जो एमआरएनए यहाँ से आएगा उसी का बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, और कॉपी में कौन सी, सेंस और एंटी सेंस, सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड है ना वो दोनों बनाई जाती हैं, ताकि इसके साथ कोई एक तो बाइंड कर ही ले। और सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड हम हालांकि डीएनए के अंदर पढ़ते हैं, डीएनए में सेंस स्ट्रैंड क्या होती है, जो कि टेम्पलेट का काम करती है और जो हमारा रियल एमआरएनए बनाती है, और एंटी सेंस क्या करती है, इसको देख के हम कोडिंग स्ट्रैंड या फिर बोल सकते हैं एमआरएनए की स्ट्रैंड के ऊपर सीक्वेंस को पता कर सकते हैं किस टाइप का सीक्वेंस बनेगा। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अच्छे से पढ़ चुके हैं। कोडिंग स्ट्रैंड होती है, एक तो कोडिंग स्ट्रैंड और एक नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होती है। कोडिंग स्ट्रैंड और एक होती है मान लो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड को हम बोल सकते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड भी होती है। टेम्पलेट स्ट्रैंड नॉन कोडिंग का ही नाम होता है, हालांकि रियल में बनाती कौन है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, लेकिन कोडिंग स्ट्रैंड दूसरी को बोलते हैं क्योंकि उसको देख के ही हम एमआरएनए की सीक्वेंसिंग है वो नाइट्रोजिनस बेस की सीक्वेंस है वो पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही बनाता है, कहने का मतलब ये है सेंस और एंटी सेंस आरएनए दोनों बनाता है, ताकि इनमें से एमआरएनए के साथ बाइंड करके उसकी साइलेंसिंग की जा सके। तो सेंस और एंटी सेंस हालांकि कहाँ से आया है, हमारे मोलिकुलर बेसिस में जब हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन के केस में आता है ये सेंस और एंटी टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड से रिलेटेड काम। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी पेप्टाइड इन ह्यूमन इंसुलिन,
ह्यूमन इंसुलिन की स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज सिक्रीट करती है, और जब पैनक्रियाज में प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन नहीं बनता तो उसी केस में डायबिटीज है वो हो जाती है, और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। और इतना ज़्यादा इंसुलिन हम किसी ऑर्गेनिज्म से एज इट इज़ यूज नहीं कर सकते, इसलिए जेनेटिकली मेथड से इंसुलिन है वो तैयार किया जाता है। तो जेनेटिकली इंसुलिन के अंदर पहले हमको उसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर कैसी होती है यदि हम बात करें इस तरीके से, इस तरीके से स्ट्रक्चर रहती है जिसके अंदर एक तो ए पेप्टाइड बॉन्ड एक पेप्टाइड चेन होती है, उसके बाद एक होती है बी और एक होती है सी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सी पेप्टाइड है या फिर सी एक प्रकार की प्रोटीन या अमाइनो एसिड की चेन होती है ना सी वाली, ये क्या है इमेच्योर फॉर्म में पाई जाती है। इमेच्योर मतलब इनएक्टिव इंसुलिन में, क्योंकि इंसुलिन हर टाइम एक्टिव नहीं होता, उसको एक्टिव करने के लिए ये सी चेन है वो टाई जाती है। और जबकि हमारी ए एंड बी जो पेप्टाइड चेन होती हैं वो प्योर या फिर मैच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट होती है, मैच्योर इंसुलिन में। और यही इंसुलिन एक्टिव फॉर्म में शुगर के लेवल को या ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। तो सी पेप्टाइड से रिलेटेड आपसे पूछा हुआ है ए पार्ट ऑफ मैच्योर, मैच्योर में नहीं होती सी, ये याद रखना, मैच्योर में ए और बी ही होती हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिजेज, डाइसल्फाइड ब्रिजेज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल ये नहीं होती। रिमूव्ड ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू द इंसुलिन, ये बात ठीक है कि जब प्रो इंसुलिन का मतलब इनएक्टिव फॉर्म है इंसुलिन की, उससे जब हम इंसुलिन बनाते हैं ना उस केस में इसको रिमूव किया जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, नहीं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, ये तो इनएक्टिव रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एक्टिविटी तो तब कर पाएगा ना जब ये रिमूव की जाएगी। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन है वो सही रहेगा। उसके बाद आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है कि जिस तरीके से आप इस चैनल पे कंटिन्यू ही हैं, ऐसे ही आप इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए एक चैनल हो रहा है बायोलॉजी बाय दीपक नैन, इसको भी सब्सक्राइब करके रखें। और इसका फ़ायदा क्या लगेगा आपको, जो अभी हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा एक ओवरव्यू टाइप में पढ़ रहे हैं, वो आप डिटेल कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगभग 700 प्लस वीडियोज़ को एक सिक्वेंसल मोड में टॉपिक टू टॉपिक वाइज आप अच्छे से वहाँ पे ईजिली असेस कर सकते हो। और साथ में जो भी वहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप इंटरेस्टिंग वे में उसके अट्रैक्टिव नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट असेस कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे डिफरेंट जो टॉपिक है, आपका कोई भी टॉपिक कन्फ्यूजिंग टॉपिक है वो आप हमारे पास भेजें और उसका सेशन है आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस चैनल के साथ भी आप कंटिन्यूसली जुड़े रहें। और इसी साथ में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन GEAC एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी हुई है। और इसमें क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन अपनी बुक के अंदर ही दिया हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो एक प्रकार की कमेटी है वो काम करती है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे, जो क्या नोट करती है कि कोई भी जो नया हमने स्पीसीज तैयार किया है, फिर नया कोई भी एक प्रकार का प्लांट या फिर एनिमल ऐसा तैयार किया है जो कि यूनिक है हाइब्रिडाइजेशन से या जेनेटिक इंजीनियरिंग से, तो उसके पेटेंट से रिलेटेड काम करती है, ताकि कोई भी दूसरा कोई इंडिविजुअल उसको सेम उसी प्रोडक्ट को अपने नाम से ना यूज कर पाए। तो अप्रूवल करती है कि किस टाइप के हम ऑर्गेनिजम्स वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को, हमारी बायोडाइवर्सिटी को, हमारा जो लिविंग सिस्टम है उसको नुकसान ना हो। और कुछ टर्म्स रूल एंड रेगुलेशन है उनका ध्यान रखती है। और कोई भी चीज़ यदि हमने अच्छा रिसर्च किया है तो उसको अप्रूवल करने का काम भी ये संस्था है वो करती है। नेक्स्ट, अल्फा एंटीट्रिप्सिन एक प्रकार का क्या है, जीन प्रोडक्ट है, जिसमें कहाँ मिलता है ये टॉपिक आपको, ट्रांसजेनिक एनिमल्स किस तरीके से प्रोड्यूस किए जाते हैं और किस किस मकसद के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, वहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के नाम से एक आपको एडिंग मिलेगी। और वहाँ पे मिलता है एंटीट्रिप्सिन के लिए है मिल्क में, इसकी अमाउंट आई हुई है, एक प्रकार का प्रोटीन है ये। और किसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसाइमा। एम्फीसाइमा क्या होती है, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीदिंग, जो हमारे सांस है वो उसकी जो ड्यूरेशन है ये बोल सकते हैं वो छोटी हो जाती है, लंबी सांस नहीं ली जाती, छोटी छोटी सांस ली जाती है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग रेट है वो ज़्यादा रहता है। तो एक प्रकार की हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है ये, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। और उसी को क्योर करने के लिए ये जो अल्फा एंटीट्रिप्सिन है इसको हमने क्या है इंट्रोड्यूस किया है एनिमल्स के अंदर, ताकि वो जो प्रोटीन है वो प्रोड्यूस कर सकें। और प्रोटीन किसके लिए, एक प्रकार का मेडिसिनल
मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज किया जा सके। नेक्स्ट, which is a molecule used to locate specific sequence in a mixture of DNA और RNA molecules could be। प्रोब क्या होता है? एक प्रकार का पार्टिकुलर हमको ऑलरेडी पता होती है और इसको हम एग्रोज जेल पे या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे इस तरीके से पहले से लगा देते हैं। और यदि हमने कि भाई कौन सी डिजीज है ना, उसी का यूज करते हैं। एक पार्टिकुलर सीक्वेंस होता है इसका और इसमें हम आरएनए या फिर डीएनए दोनों ही यूज कर सकते हैं और इस तरीके से पहले से ही सेटअप करके रखते हैं। फिर उसके बाद जिसका हमने सैंपल चेक करना है ना, उस सैंपल को इसके ऊपर रन करवाया जाता है और जहाँ जहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन यदि कहीं हो जाती है तो उससे श्योरिटी हो जाती है कि भाई उस पर्सन को वो पार्टिकुलर डिजीज है। और यदि यहाँ पे कोई भी मतलब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, मिक्स, हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो ऐसा कैसे रन कर जाता है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, तो उस केस में हम मान सकते हैं कि उस पर्सन को वो पार्टिकुलर डिजीज नहीं है। तो प्रोब एक बताया आपको क्या है, एक प्रकार का हमको उसका पहले से पता होता है सीक्वेंसिंग का, किस पार्टिकुलर डिजीज का हम प्रोब है वो यूज कर रहे हैं। और इस केस में आपका डीएनए, ये आरएनए और डीएनए दोनों ही हम यूज कर सकते हैं। ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से रिलेटेड कहाँ पे पढ़ने को मिलता है? जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी यूज करते हैं ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वहाँ पे टेक्निक आती है ये। और वहाँ पे साउथर्न ब्लोटिंग, नॉर्थर्न ब्लोटिंग, ईस्टर्न ब्लोटिंग भी होता है कॉन्सेप्ट, जो कि नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर जो हम बैंड है कहाँ से लेते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस जब करवाते हैं ना, तो जेल के ऊपर जो बेंडिंग पैटर्न है उसको हम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे उतारते हैं, तो उसको साउथर्न ब्लोटिंग बोलते हैं। उसके बाद फिर क्या किया जाता है? हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है। और उसके बाद एक टेक्निक है ऑटो रेडियोग्राफी, तो वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन। और मैंने बताया है ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और ये बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। वहाँ के कॉन्सेप्ट यहाँ आ सकते हैं और यहाँ के कॉन्सेप्ट वहाँ भी आपको पढ़ने को मिल सकते हैं, तो दोनों कॉन्सेप्ट को साथ लेके चलना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13 इज यूज्ड एज ए वेक्टर फॉर क्लोनिंग इनटू हायर ऑर्गेनिज्म। इस टाइप का क्वेश्चन हम बिल्कुल पिछले सेशंस में भी कर चुके हैं, चैप्टर जो इससे पहले था प्रीवियस चैप्टर में ही 11 में। और ये आपका बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन किया हुआ है। ये आपके लिए होमवर्क या फिर आप बोल सकते हो प्रैक्टिस वर्क है, जो आपने सेशंस देखे हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। बिल्कुल एक्सप्लेन किया था और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ें, ताकि आपकी जो एक्टिविटी है, जो एक प्रकार की हम बोल सकते हैं लर्निंग पावर है, वो हमको भी पता लग सके। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इज एम्प्लॉयड फॉर कटिंग। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है वो किसके लिए कट करने के लिए यूज किया जाता है? तो हम यूज तो सिंपली किसके लिए करते हैं उसको? न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए एंड आरएनए को कट करने के लिए करते हैं। और हालांकि इसने सारे डीएनए आरएनए ही दिए हुए हैं, खासकर हम किसके लिए? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करने के लिए यूज करते हैं। और डीएनए पे कौन सी साइट पे जाके कट करता है? ये एक रिकॉग्निशन साइट होती है। रिकॉग्निशन साइट उसको ढूंढता है, जो कि 6 बेस पेयर की एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है लगभग, और वहाँ पे जाके कट करके कैसे एंड प्रोड्यूस करता है? स्टिकी एंड। पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी आरडीटी के अंदर। और ये स्टिकी एंड ही लाइगेज एंजाइम को मदद करते हैं ताकि दो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स जो होते हैं उनको जोड़ा जा सके। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 15। द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन्स इन बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं? ह्यूमन प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया के अंदर जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग से। किस वजह से वो पॉसिबल है? और यहाँ पे प्रोटीन्स की बात कर रखी है, तो प्रोटीन का प्रोडक्शन किससे होता है? आरएनए से। और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन से रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन है। और ट्रांसलेशन का टॉपिक जब हम वहाँ पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, तो वहाँ पे क्या ध्यान रखा जाता है कि जो हमारे कोडोन होते हैं, कोडोन ट्रिपलेट की फॉर्म में रहते हैं और वो क्या करते हैं? एक पार्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, पार्टिकुलर अमाइनो एसिड। और ये अमाइनो एसिड जहाँ भी हमको प्रोड्यूस करना है ना, तो ये कोडोन, पार्टिकुलर कोडोन एक फिक्स अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं इसी को। और ये किसी के अंदर भी हो, चाहे किसी बैक्टीरिया में हो, चाहे वो प्लांट्स में हो, चाहे वो एनिमल्स में हो, हर जगह उनका फंक्शन सेम ही रहता है। कहने का मतलब उनकी नेचर होती है यूनिवर्सल। तो जेनेटिक कोड क्या है? आपके यूनिवर्सल होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे
हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइप का जो प्रोटीन है बैक्टीरिया में भी वो उसी टाइप का प्रोटीन बनेगा, तो उसके अंदर भी कोडोन वही रहेंगे और हमारे अंदर भी सेम कोडोन है, तो यूनिवर्सल नेचर की वजह से। और जेनेटिक कोड के बारे में जब हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहाँ भी आपको ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड वहाँ भी हमने पढ़ी थी। तो ऑप्शन यही रहेगा, बैक्टीरियल सेल कैन अंडरटेक आरएनए स्प्लाइसिंग, ऐसा कुछ नहीं है आरएनए स्प्लाइसिंग। या फिर हम बात करते हैं, ये तो एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन था, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, और जो कि किस में देखने को मिलता है, वो केवल यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट्स में तो ये टेक्निक होती ही नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इज आइडेंटिकल इन बैक्टीरिया एंड ह्यूमन, नहीं, जीन रेगुलेशन का मैकेनिज्म इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, तो हमारा आंसर ए रहेगा। तो इस तरीके से हमने आज फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लिए हैं। फर्दर पार्ट्स जो आएगा सेकंड पार्ट, उसके अंदर हम 16 to 30 और ऐसे ही थर्ड पार्ट भी इसका ऐसे इंटरेस्टिंग वे में और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट के साथ आपको डिस्कस करवाया जाएगा। तो ऐसे ही सेशंस के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा के पास शेयर करें। सो मच।